इंडिया में 5800 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इन सबकी टोटल मार्केट वैल्यू 472 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इस बड़े मार्केट के पीछे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ छुपा है। निफ्टी 500 के लगभग 63% स्टॉक्स ने पिछले एक साल में 7% से भी कम रिटर्न दिया है। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो हर 10 में से 6 स्टॉक एमटी को भी बीट नहीं कर पाए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टॉक टिप्स, हेडलाइंस और गट फीलिंग पे भरोसा करके स्टॉक्स को उठा रहे हो तो विनिंग स्टॉक्स का मिलना लक पे डिपेंडेंट हो जाता है। और मार्केट लक को नहीं, डिसिप्लिन को, प्रोसेस को रिवॉर्ड करता है। आज हम उसी प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क यूज करेंगे जो कि बिगिनर्स को भी स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। अब सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन से पहले एलिमिनेशन। तो सबसे कॉमन गलती क्या होती है? इतनी सारी कंपनीज का यूनिवर्स देखकर सीधा पूछना कौन सा स्टॉक लूं। पर सही अप्रोच ये है कि इतनी सारी कंपनीज में से पहले हम गलत कंपनीज को हटाएं और फिर सही स्टॉक को चूज करें। इसके लिए हम एक सिंपल स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऐसी कंपनीज पे जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि इस टाइप के बिजनेसेस में स्केल और रेजिलियंस दोनों होता है। उसके बाद हम ऐसी कंपनीज देखेंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में 15% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ करी है, क्योंकि ये कंपनीज हमें दिखाती हैं कि इनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है और सिर्फ एक साल में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेल्स जंप कर गई और बाकी कुछ सालों में सेल्स बहुत ड्रॉप थी। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 18% से ऊपर हो, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं। और आरओसीई 15% से ज्यादा, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी अपनी कैपिटल का बिल्कुल सही तरीके से यूज कर रही है। अब इन सब फिल्टर्स के बाद पूरे मार्केट की इतनी सारी कंपनीज में से हमारे पास अराउंड 100 to 110 स्टॉक्स आ जाएंगे और ये हमारी एक्चुअल हंटिंग जोन है, जहां बिजनेसेस ने पहले ही अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी होती है। हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक एंट्री गेट है, कोई फिक्स्ड सेट रूल्स नहीं है। तो आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इन फिल्टर्स को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेवेन्यू ग्रोथ 15%, 18%, 20% चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप इन फिल्टर्स को मॉडिफाई और एडजस्ट कर सकते हैं। अब कंपनीज को एलिमिनेट करके जो बची हुई कंपनीज हैं उनको हमें 4 चेक पॉइंट्स के बेसिस पे चेक करना है। इन चेक पॉइंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हाईवे के सेफ्टी बैरियर्स। अगर कहीं भी मिसमैच दिखे तो हमें ऐसा सिग्नल मिलेगा कि थोड़ा रुककर और सर्च करो। अब सबसे पहला चेक पॉइंट है बिजनेस की क्वालिटी एनालाइज करना। कंपनी एनालाइज करने से पहले हमें हमेशा उसकी इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी गलत इंडस्ट्री में है तो वहां पर भी वो एवरेज रिटर्न्स ही देगी। तो हमें सबसे पहले उसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर समझना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंडस्ट्रीज में कंपटीशन काफी ज्यादा बड़ा होता है, जैसे रेस्टोरेंट्स या टेक्सटाइल। वहां पे नए प्लेयर्स का आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता, इसलिए प्राइस कस्टमर डिसाइड करता है, कंपनी नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में लाइक टेलीकॉम, पेंट, सीमेंट जैसे सेक्टर्स जहाँ पे प्लेयर्स इतने लिमिटेड हैं कि एंट्री काफी ज्यादा मुश्किल होती है और प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के पास होता है। और इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है कि वो ऐसे बिजनेसेस में जाएं जहां पर इंडस्ट्री प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करती हो। उसके बाद हमें फोकस करना है पेनिट्रेशन पे, जो हमें दिखाएगा कि मेन ग्रोथ कहां से आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसी की बात करें तो इंडिया में अभी भी सिर्फ 10% घरों में ही एसी यूज होता है। मतलब अगर इसे हम कंपेयर करें और कंट्रीज के साथ तो इंडिया में इसका डिमांड रनवे काफी ज्यादा लंबा है और बहुत अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास, क्योंकि इतना एम्पल स्पेस है खुद को ग्रो करने का। सेकेंडली, अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में तो लगभग आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है और यहाँ ग्रोथ प्रीमियम प्लान्स और हायर यूसेज से आएगी। अब बेसिक ग्रोथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोट के बारे में। तो इस सब के बाद हमें कंपनी का मोट देखना है। अब मोट का मतलब है कंपनी का डिफेंसिव एडवांटेज, वो चीज जो कॉम्पिटिटर इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब वो कंपनी का ब्रांड हो सकता है, कॉस्ट एडवांटेज हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक या स्केल, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल का फोकस नेटवर्क क्वालिटी पर है, जियो का स्ट्रेंथ मैसिव यूजर बेस बनाने में और रीच बनाने में है। तो सेम सेक्टर्स में ये दो कंपनीज हैं पर इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, 5 साल बाद भी क्या यही एडवांटेज कंपनी का रेलेवेंट रहेगा या नहीं रहेगा? अगर वो रहता है तो मतलब वो कंपनी का एक काफी स्ट्रॉन्ग मोट है जो कि किसी को भी ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और स्केल तक पहुंचना पड़ेगा।
उसके बाद हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन के बारे में कि अगर हम कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो वहां पर कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, जिसके लिए हम देखेंगे कि ग्रोथ इंडस्ट्री से फास्ट है या स्लो है हमारी कंपनी की। साथ ही में जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो उसके कॉम्पिटिटर से बेटर हैं या सेम स्पेस पे हैं, कस्टमर्स रिपीट करते हैं या इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीड नहीं कर रही तो मार्केट को कैसे बीट करेगी, आगे उसके कैसे प्लान्स हैं कि वो बाकी कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम करे। अब इस सब के बाद हमें कंपनी का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि वो किस इंडस्ट्री में है और किस लेवल पे है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट और गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि बिजनेस कितना भी स्ट्रांग हो, अगर मैनेजमेंट केयरलेस है तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होना बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रमोटर का कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। वो हमें पता लगेगा कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखकर, क्या वो होल्डिंग स्टेबल है या इंक्रीज हो रही है या फिर शेयर्स बेचे जा रहे हैं और प्लेज हो रहे हैं। अगर किसी भी स्टॉक में हमें प्लेजिंग देखने को मिलती है तो अक्सर वो ये दिखाता है कि प्रेशर है और कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी में। बात करें लीडरशिप स्टेबिलिटी की, तो अगर बार बार किसी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक सीएफओ, ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जिट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मली सरफेस प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि कोई ना कोई रूट प्रॉब्लम जरूर होती है, बहुत इन डिटेल इन डेप्थ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का रिजाइन करना, चेंज हो जाना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट को इस तरीके से जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड चेक पॉइंट के बारे में, जहां पर अब हम नंबर्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश फ्लो कंपेयर टू प्रॉफिट के बारे में। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन कैश फ्लो बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ बताता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के आसपास है तो इसका मतलब कंपनी काफी हेल्दी है, बट अगर कंसिस्टेंटली वो लो है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन रेज करना चाहिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। सेकेंडली हम एनालाइज करेंगे कंपनी के मार्जिन्स। तो अगर कंपनी के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं तो ये काफी पॉजिटिव और अच्छी बात है, लेकिन अगर इन मार्जिन्स के बढ़ने के पीछे का रीजन गलत है तो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के मार्जिन कुछ परमानेंट रीजंस की वजह से बढ़ रहे हैं, लाइक कंपनी की स्केल बढ़ा रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्राइसिंग पावर बढ़ रही है, तो ये कुछ परमानेंट और स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। बट अगर कुछ टेम्पररी रीजंस की वजह से या कोई वन ऑफ इंसिडेंट की वजह से ये मार्जिन्स में इम्पैक्ट है तो ये कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं होता, रादर इसके बारे में हमें और रिसर्च करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट कॉस्ट फॉल की वजह से मार्जिन्स बढ़ गए, फॉरेक्स गेन की वजह से मार्जिन बढ़ गए, वन टाइम आइटम्स की वजह से मार्जिन बढ़ गए, और यहीं पे हमारा एनुअल रिपोर्ट काम आता है, जहां पर हम सेगमेंट रिजल्ट्स और नोट्स में जाकर डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं इनके पीछे के मेन रीजंस। और लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड स्टेप भी होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या हम सही प्राइस दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस अगर है तो उसके लिए एक लेवल तक एक प्रीमियम चल सकता है, लेकिन एवरेज एग्जीक्यूशन के ये प्रीमियम डिजास्टर बन जाता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक नॉर्मल सी कंपनी को हम एक्सेप्शनल वैल्यूएशन पे खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता और हमने देखा ही नहीं होता कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे मिल रही है हमें। तो यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि रिटर्न्स हमारे बिजनेस से नहीं, एंट्री प्राइस से डिसाइड होते हैं। तो जब भी हम एंट्री ले, हम कंपनी की वैल्यूएशन चेक करें कि क्या हम सही प्राइस पे कंपनी को खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल वी कैन सी कि स्टॉक पिकिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक रिपीटेबल डिसीजन सिस्टम है। जब भी कोई कंपनी बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रीजनेबल वैल्यूएशन, इन सब चेक्स को क्लियर कर देती है, तब आप कोई इमोशनल बेट्स नहीं लेते, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो आप कमेंट्स में किसी भी एक स्टॉक का नाम लिखिए, एंड जो भी सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड स्टॉक होगा उसका फ्रेमवर्क हम इसी तरीके से ब्रेक डाउन करके आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।